गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 13 अक्टूबर 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही जगह इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ सुझाव भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस के द्वारा जो एग्ज़ाम हुआ है, संडे को जो एग्ज़ाम हुआ है, उस संडे के एग्ज़ाम में पूछा गया है यह क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किया था, यहाँ पे लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपको इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को पॉज कर दें, सबसे पहले इसका जवाब कमेंट सेक्शन में हमें दे दें, उसके बाद आगे बढ़ें। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा कि इसका एग्जैक्टली राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है स्मार्ट बम, ऑप्शन बी है रॉकेट प्रक्षेपक, ऑप्शन सी है अपतटीय गश्ती जहाज, या ऑप्शन डी है हल्के लड़ाकू विमान। देखो, फर्स्ट पेज पे जो तीन न्यूज़ है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, हालांकि तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन उसका जो बेसिक पॉइंट है, जो बेसिक फंडा होता है। देखो, न्यूज़ को पढ़ने का तरीका होता है बिटवीन द लाइन्स आप कैसे पढ़ते हैं। अगर एक न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे जो है उसका क्या स्टोरी है, उसके पीछे किस तरह से वो आपके जो है स्टैटिक पोर्शन से जुड़ा हुआ। तो ये जो फर्स्ट पेज पे जो पहला न्यूज़ है, त्योहारों से पहले छोटे पैकेट से बड़ी राहत देने की तैयारी। इसके पीछे जो मकसद है वो मकसद है कि मांग को क्रिएट करना। देखो, जब इस लाइन को आप पढ़ोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मांग को क्रिएट करने के लिए सरकार किस तरह से काम कर रही है। जब विश्व में सबसे बड़ी आर्थिक मंदी आई थी कोरोना से पहले, वो आया था 1930 के दशक में, 1928-30 के आसपास आया था। और उस समय में एक अर्थशास्त्री हुए जिसका नाम था कीन्स ने एक सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया? तो कीन्स का सिद्धांत था कि जब भी कोई भी देश आर्थिक मंदी से गुजरे या इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरे, वैसी कंडीशन में सरकार को अपनी राजकोषीय घाटा की चिंता किए बगैर पब्लिक में अधिक से अधिक पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, पब्लिक में अधिक से अधिक पैसा देना चाहिए, लोन के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, किसी भी रूप में। लेकिन पब्लिक के पास अगर पैसा होगा तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट क्रिएट होगा। देखो, पब्लिक के पास अगर पैसा होगा तो क्या होगा? यानी मांग क्रिएट होगा। मांग क्रिएट होगा तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट क्रिएट होगा। इन्वेस्टमेंट क्रिएट होगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ेगा, और सेविंग बढ़ेगा तो फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। यानी हमारा जो है इकोनॉमिक साइकिल वो मूव करना शुरू करेगा। तो इसलिए जो है, इससे पहले भी सरकार ने आर्थिक पैकेज दी थी, लगभग 21 लाख करोड़ के आसपास का आर्थिक पैकेज था। और फिर सरकार एक पैकेज लेकर आ रही है। इसका मूल मकसद क्या है कि इकोनॉमी को किस तरह से चलाया जाए, इकोनॉमी को किस तरह से मूव किया जाए, इकोनॉमिक साइकिल को किस तरह से मूव किया जाए, और किस तरह से मांग क्रिएट किया जाए। राइट। सीमा विवाद पे चीन पाक की साजिश इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक यहाँ पे एक फैक्ट है, याद रख लेना कि सीमा सड़क संगठन बीआरओ के द्वारा सीमांत क्षेत्रों में 40 फुट पुल व सड़कों के वर्चुअल उद्घाटन किया गया। बीआरओ का काम क्या होता है? बीआरओ डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और इसका काम है रोड बनाना। तो रोड बनाना कहाँ पे? हर जगह। क्या इंडिया के हर एक जगह में बीआरओ रोड बनाएगी? तो नहीं। जो बॉर्डर का एरिया है, जो पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, चीन का बॉर्डर हो गया, नेपाल का बॉर्डर हो गया, तो बॉर्डर एरिया में जो रोड बनाने का काम करती है वो काम करता है बीआरओ का, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत आता है। तो 44 इंपॉर्टेंट पुल का उद्घाटन किया गया है रक्षा मंत्री के द्वारा। देखो, बाकी इंपॉर्टेंट क्या है? बाकी इंपॉर्टेंट है कि भारत चीन संबंध क्या है, भारत चीन का ऐतिहासिक संबंध क्या है, भारत चीन का वर्तमान में क्या संबंध है, भारत चीन का जो विवाद चल रहा है उस विवाद का लोकेशन क्या क्या है। पेगोंग तोसो मोरिरी लेक है, फिंगर 4 है। तो ये सारा का सारा लोकेशन क्या है, गलवान घाटी का लोकेशन क्या है।
और साथ ही साथ क्या सकारात्मक पॉइंट है, क्या नकारात्मक पॉइंट है, कहाँ भारत और चीन सहयोगी हैं और कहाँ दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया इसको लेकर। न्यायपालिका पे विरोधी टिप्पणी पे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया सीबीआई जांच का आदेश। देखते हैं इस पे क्या मैटर आता है, क्या इसका रिजल्ट निकलता है सीबीआई जांच के बाद। लेकिन बेसिक यहाँ पे सुन लो कि बेसिक क्या है। देखो, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी ने प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिख के सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ न्यायाधीश पे हाईकोर्ट के फैसलों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। और उनका आरोप है कि न्यायाधीश तेलुगु देशम पार्टी के हितों में काम कर रहे हैं। तो पहली बार मैं देख रहा हूँ इस तरह से कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने किसी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पे इस तरह का आरोप लगाया, राइट। तो देखते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, यह जो सीबीआई जांच हो रही है उसका क्या आउटकम निकलता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ, वो है जुडिशियल रिफॉर्म्स। न्यायिक रिफॉर्म्स किस तरह से किया जाए और न्यायपालिका में किस तरह से पारदर्शिता बरती जाए, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से। फिर कभी होगा तो हम इस पर डिस्कस करेंगे कि जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए अभी तक क्या क्या किया गया है और क्या क्या किया जाना अभी बाकी है, राइट। एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं। चीन को साफ संदेश, पूर्व स्थिति की बहाली की गतिरोध का हल। तो चीन की जो स्थिति है, चीन के साथ हमारा जो संबंध है, चीन कह रहा है कि भारत के सैनिक पीछे हटे, भारत का कहना है कि पहले चीन के सैनिक पीछे हटे, राइट। तो इस तरह से वार्ता चल रही है, देखते हैं क्या होता है इस पर। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, चीन भारत संबंध आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं। ये 44 पुल का जो उद्घाटन किया गया उसी से रिलेटेड है न्यूज़, कहाँ पे क्या उद्घाटन हुआ उसी को लेकर के दिया हुआ, इसको भी एक बार देख सकते हैं आप। चलो इस टॉपिक पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। 3 तलाक कानून राजमाता सिंधिया के विजन को आगे ले जाएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राजमाता जो सिंधिया हैं, इनकी जो है 100वीं जयंती पे जो है 100 रुपये के सिक्के जारी किए इनके सम्मान में। ये जो है बीजेपी के एक फाउंडर मेंबर थी, ये ज्योतिराव सिंधिया के जो है ये दादी लगती हैं बेसिकली। तो चूंकि यहाँ पे 3 तलाक को लेकर के चर्चा किया गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चर्चा किया है, तो बेसिक हम डिस्कस करेंगे कि 3 तलाक का आखिर क्या प्रावधान है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल तलाक को तलाक ए बिद्दत कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ट्रिपल तलाक को तलाक ए बिद्दत कहा जाता है। और इसके लिए जो एक्ट आया है उस एक्ट का नाम है मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019, राइट। प्रमुख प्रावधान क्या है? प्रमुख प्रावधान है कि 3 तलाक को दंडनीय अपराध माना गया है। पति को अधिकतम 3 साल की सजा सुनाई जा सकती है। अगर मान लो पति ने अपने पति को 3 बार तलाक कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में 3 साल की अधिकतम सजा जो है पति को सुनाया जा सकता है। मजिस्ट्रेट को पीड़िता के पक्ष सुनने के बाद सुलह और जमानत देने का अधिकार दिया गया है। यानी मजिस्ट्रेट अगर चाहेगी पीड़िता का पक्ष सुनेगी, उसके बाद वो जमानत दे सकती है या सुलह करवा सकती है। मुकदमे से पहले पीड़ित का पक्ष सुनने मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत दे सकता है। पीड़ित ब्लड रिलेटिव और विवाद से संबंध से बने संबंध ही पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। या तो जो पीड़िता महिला है वो, या पीड़िता महिला के जो ब्लड रिलेटिव है, यानी उनके मम्मी पिताजी भाई बहन ये सब, या उनके जो विवाह के बाद जो संबंध बने हैं उस संबंध के जो व्यक्ति हैं, जैसे मान लो उसकी सास हो गई, उसके ससुर हो गए, उसके देवर हो गए, उसके पति हो गए, तो ये ही पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य लोग पुलिस में शिकायत नहीं कर सकते हैं। पीड़िता मजिस्ट्रेट द्वारा तय किए गए मुआवजे की हकदार होगी। जो मजिस्ट्रेट तय करेगा मुआवजा, उसकी हकदार पीड़िता होगी। और अदालत के निर्णय आने तक संतान मां के संरक्षण में रहेगा और पति को गुजारा भत्ता देना होगा। तो बेसिक ये प्रोविजन किया गया है ट्रिपल तलाक के अंतर्गत, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ट्रिपल तलाक का बेसिक पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको।
ओके, FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। क्यों लाया गया है इसको? देखो 2-3 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ। पहले मित्रेखिन आर्काइव की बात होती है। एक मूवी का लिंक मैंने शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम था ताशकंद फाइल, और ताशकंद फाइल में भी मित्रेखिन आर्काइव के बारे में बताया गया। मित्रेखिन आर्काइव क्या थे? तो मित्रेखिन जो है बेसिकली यह जो है रसिया का जो खुफिया एजेंसी है, रसिया की खुफिया एजेंसी का हेड था। और जब रसिया का विघटन हुआ था 1991 में, तो उसके बाद जो है ये लंदन चले गए थे मित्रेखिन। और लंदन जाने के बाद उन्होंने जो रूस की जो खुफिया बातें थी उसको रिलीज किया था। और उस खुफिया बातों में भारत के संदर्भ में भी कुछ बातचीत था कि किस तरह से भारत को प्रभावित किया गया था रसिया के खुफिया एजेंसी के द्वारा। तो मित्रेखिन आर्काइव फाउंडेशन के द्वारा भी आरोप लगाया गया है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को जो है फंडिंग हुआ है चीन के माध्यम से फंडिंग हुआ है, इसकी भी चर्चा की जा रही है। राइट। इसके अलावा जो है धर्मांतरण का जो मुद्दा है, एक तो मान लो धर्मांतरण का मुद्दा क्या होता है कि धर्म को परिवर्तित करने का जो मुद्दा होता है। जैसे बहुत जगह आपने सुना होगा कि कई सारे जो गरीब लोग हैं, गरीब हिंदू लोग हैं या गरीब मुस्लिम लोग हैं, उसको क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया गया। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए एनजीओ काम करती है। और एनजीओ क्या करती है कि वो जो गरीब हिंदू लोग हैं या गरीब मुस्लिम लोग हैं उसको क्रिश्चियन में बदलने के लिए उसको बाकायदा पैसा देती है। तो एनजीओ के पास पैसा कहाँ से आता है? तो विदेश से आता है। तो धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए जो है FCRA में संशोधन किया गया। इसके अलावा जो है IB के रिपोर्ट के अनुसार IB का कहना है कि जो कुछ जगह जो है प्रदर्शन हुआ है, जैसे तमिलनाडु के कुनलकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना और उड़ीसा के नियमगिरी में पास्को परियोजना के विरोध के बाद यूपीए सरकार ने इस पर कार्रवाई की थी। तो जो ये विरोध होते हैं किसी संगठन का, कई जगह विरोध हुआ है, विरोध के बाद उस संगठन को बंद भी करना पड़ा है। और उस संगठन को बंद करने से भारत की हित प्रभावित होती है। राइट। तो ये विरोध करने के लिए जो लोग कलेक्ट होते हैं, इस लोगों को जो है पैसा एनजीओ के द्वारा दिया जाता है, जो पैसा विदेशी फंडिंग होती है। राइट। इसी तरह से तीसरा पॉइंट है कि जाकिर नाइक जो है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा मुस्लिम युवाओं में कट्टरवाद फैलाने का काम करता है। तो जाकिर नाइक, आपको पता है कि मलेशिया में छिपा हुआ ये शख्स, ये अपने एनजीओ के द्वारा मुस्लिमों में कट्टरता को क्रिएट करता है, कट्टरता को फैलाता है। और इसकी फंडिंग कहाँ होती है? तो फॉरेन से फंडिंग होती है। तो इसलिए जो है FCRA में संशोधन किया गया है। तो ये बेसिक पॉइंट हमने डिस्कस किया है कि FCRA में संशोधन सरकार क्यों की है, 2020 में संशोधन हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बेसिक पॉइंट हैं। देखो FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, हिंदी में कहते हैं विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम 1976 में आया। इसके बाद इसमें 2010 में संशोधन किया गया और फाइनली अभी 2020 में इसमें संशोधन किया गया। राइट। FCRA विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले सभी संघ, समूह और एनजीओ पे लागू होता है। ऐसे सभी एनजीओ के लिए FCRA के तहत स्वयं को पंजीकृत कराना अनिवार्य है। यानी मान लो मेरा एक एनजीओ है और मुझे विदेश से पैसा चाहिए या पैसा डोनेशन के रूप में चाहिए, तो मुझे विदेश से पैसा डोनेशन के रूप में चाहिए तो मुझे FCRA में जो है रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। जो मेरा एनजीओ होगा उसे FCRA में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। 2015 में गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार एनजीओ को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करवाने का प्रावधान किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि विदेशी धन की स्वीकृति से भारत की संप्रभुता और अखंडता किसी विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध एवं सांप्रदायिक सद्भाव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना नहीं है। यानी अब एनजीओ को 2015 में क्या किया गया है कि एनजीओ को ये मैंडेटरी किया गया है कि अगर आप विदेश से पैसा मंगाते हैं तो भारत सरकार को लिखित दीजिए कि आप जो पैसा है इस पैसा का उपयोग भारत की संप्रभुता और एकता के उल्लंघन करने के लिए नहीं करेंगे। यानी आपके पैसा से किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे भारत की संप्रभुता और अखंडता प्रभावित नहीं होगी। राइट।
अब देखो इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया। पहला प्रावधान किया गया जो 2020 में अमेंडमेंट हुआ है FCRA में, पहला प्रावधान किया गया है कि विदेशी अंशदान जो मिला आपको, मान लो आपको 1 लाख रुपए मिला आपके NGO को, तो 1 लाख में जो है प्रशासनिक मद में, यानी आपके जो NGO का एडमिनिस्ट्रेशन होगा उस एडमिनिस्ट्रेशन में 50% से अधिक राशि इस्तेमाल पहले किया जा सकता था, लेकिन अब 20% से अधिक इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी मसलन इसको इस तौर पे आप समझ सकते हैं कि मान लो आपके NGO को 1 लाख रुपए मिला विदेश से, तो इस 1 लाख रुपए में 20,000 से अधिक रुपए जो है आप अपने प्रशासनिक खर्च के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी आप अपने स्टाफ का खर्च, आपके ऑफिस का खर्च, इसमें 20,000 से अधिक नहीं कर सकते हैं, यानी 20% से अधिक आप खर्च नहीं कर सकते हैं, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि प्रशासनिक खर्च के माध्यम से ही जो है इसको शो करके ही NGO जो है अन्य जगह फंडिंग करती थी, राइट। जैसे मान लो दंगा भड़काने के लिए, जैसे धर्मांतरण के लिए, इसको प्रशासनिक खर्च के रूप में दिखा करके ही NGO इस तरह की चीज़ों को बढ़ाती थी। कुछ NGO, सभी NGO नहीं मैं ऐसा कर रहा हूँ, कुछ NGO इस तरह के काम करती थी। लोक सेवकों के लिए विदेशी अंशदान लेने की पाबंदी लगाने का प्रावधान किया गया है। लोक सेवक वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जो सरकार की वेतन या सेवा या वेतन या किसी लोक सेवा के लिए सरकार की मेहनताना मिलता है, यानी लोक सेवक जो है, पब्लिक सर्वेंट जो है, वो विदेशी अंशदान नहीं ले सकता है। और साथ ही साथ आधार को मैंडेटरी किया गया। अगर आप विदेशी अंशदान लेते हैं, विदेश से आप फंडिंग प्राप्त करते हैं, विदेश से आप चंदा प्राप्त करते हैं, तो आपको आधार रखना होगा। आधार को मैंडेटरी किया गया है। और साथ ही साथ कुछ SBI का ब्रांच फिक्स किया गया है जहां से आप पैसा मंगा सकते हैं। जैसे मान लो मेरी NGO है, मुझे विदेश से पैसा मंगाना है, तो कुछ पर्टिकुलरली SBI का ब्रांच में जाकर मुझे रजिस्टर करना होगा और उसी ब्रांच के माध्यम से हम पैसा मंगा सकते हैं विदेश से, राइट। तो ऐसा क्यों किया गया? शुरू में ही हमने डिस्कस किया है कि कुछ NGO धर्मांतरण को बढ़ावा देते हैं और ख़ास करके ईसाई धर्म को बढ़ावा देते हैं, इस तरह से मैंने सुना है कई जगह। साथ ही साथ टेरर फंडिंग होता है, आतंकवादी फंडिंग होता है, आतंकवादियों को फंडिंग किया जाता है, या कह सकते हो मुस्लिम कट्टरता फैलाया जाता है जो जाकिर हुसैन फैला रहा है। इसके साथ ही साथ देश में कई जगह हड़ताल करवाया जाता है, कई जगह आंदोलन करवाया जाता है, उसको फंडिंग होता है NGO के माध्यम से। जो हमने देखा कि तमिलनाडु के परमाणु संयंत्र पे किस तरह से वहाँ के लोगों ने जो है आंदोलन किया। तो ये आंदोलन के पीछे जो है IB का कहना है कि इस आंदोलन के पीछे विदेशी अंशदान शामिल है, इसलिए सरकार को ज़रूरत थी कि विदेशी अंशदान के लिए सरकार संशोधन करे। तो उम्मीद करता हूँ कि FCRA आपके लिए क्लियर हो गया होगा। देखो, नीति निर्माण में जन संवाद का महत्व, इसको खुद से पढ़ना, लेकिन एक पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है, उसको मैं आपके लिए, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है कि कृषि सुधार की पहल किसानों के एक वर्ग में विरोध और असहमति कर रही है। वह इस शिक्षा से जुड़ी हुई नई शिक्षा नीति को लगभग स्वीकार्यता मिली है। यानी किसान, कृषि जो रिफॉर्म्स आपने किया, सरकार ने जो कृषि रिफॉर्म्स किया, और मुझे लगता है पर्सनली कि 1960 के दशक में जो है कृषि क्रांति जो हुई थी, हरित क्रांति जो हुई थी, हरित क्रांति के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म सरकार ने किया है 2020 में। बावजूद इसके किसान के कुछ वर्ग इसका विरोध क्यों कर रहा है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि सरकार ने किसानों से नहीं पूछा, किसानों से राय नहीं लिया, किसानों से जनसंवाद जो है क्रिएट करने का कोशिश नहीं किया। तो आप अगर किसानों से जनसंवाद करते, किसान से राय लेते, किसान से मशवरा लेते, जिस तरह से आपने नई शिक्षा नीति में को लागू करने में आपने लोगों से राय ली है, उसी तरह से अगर आप किसान से राय लेते किसान के लिए रिफॉर्म्स करने में, तो लोग आपका विरोध नहीं करता, किसान आपका विरोध नहीं करता। जिस तरह से नई शिक्षा नीति का लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, उसके समर्थन में लोग हैं। तो ये इस जो है इस एडिटोरियल का ये पार्ट है, राइट। तो इसको खुद से एक बार पढ़ना आप। देखो, GST क्षतिपूर्ति को लेकर के लगातार चर्चा है, ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया और एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर सर्च कर लेना।
जीएसटी कंपनसेशन अभी लगातार चर्चा में रहेगा, वही जाकर देख लेना, लगभग 15-16 मिनट का वीडियो है, उसमें मैंने डिटेल से बताया कि जीएसटी कंपनसेशन क्या है और अभी डिस्प्यूट में क्यों है। खुदरा महंगाई दर 8 महीने के उच्च स्तर पे लगभग 7.34% सीपीआई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई के द्वारा जो है महंगाई को मापा जाता है देश में। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना है, लगभग 7.34% है। तो बस जानकारी आपको होना चाहिए, और साथ ही साथ एक और जानकारी आपको होना चाहिए कि उर्जित पटेल समिति बनी थी। जिस समय में हमारे देश में आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन जी, उस समय में उन्होंने एक समिति बनाई थी जिसका नाम था उर्जित पटेल समिति, और इस समिति ने कहा था कि जो है सीपीआई जो होना चाहिए वो होना चाहिए 4 ± 2 होना चाहिए। यानी सीपीआई जो है वो 4% हो तो उत्तम है, 4% से 2% कम तक हो सकता है, यानी 2% भी हो सकता है और 6% भी हो सकता है। सीपीआई, इनका कहना था उर्जित पटेल समिति का कि सीपीआई जो है 2% से लेकर के 6% होना चाहिए। 4% आइडल है, लेकिन 2% से 6% तक सीपीआई होना चाहिए। 2% से कम भी सीपीआई सही नहीं है और 6% से अधिक भी सीपीआई सही नहीं है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 7.34% सीपीआई अभी के वर्तमान समय में है। और जितने भी आरबीआई, अगर आप देखोगे पॉलिसी बनाती है, तो आरबीआई की पॉलिसी में ये मेंशन होता है कि किस तरह से जो सीपीआई है यानी महंगाई दर को किस तरह से 2 से 6% के बीच में लाया जाए, राइट। प्रवासी मजदूरों के रोजगार पे खर्च हुए 32,000 करोड़। यहाँ पे एक योजना का जिक्र है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ क्योंकि बीपीएससी में आपसे पूछा जा सकता है। बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है और प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण रोजगार योजना की जो शुरुआत की थी वो किया था 20 जून 2020 को, और इसकी शुरुआत किया गया था खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से। तो खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से इस अभियान की शुरुआत की गई थी, जिस अभियान का नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है। दूसरा है कि इसे 6 राज्यों को जोड़ा गया इसमें, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा को इसमें शामिल किया गया। जो इन 6 राज्यों में मजदूर बाहर से आए थे, उस मजदूर को रोजगार प्रदान करने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत किया गया था, जो खगड़िया जिले से शुरुआत किया गया था। देखो, नोबेल प्राइज जो अभी तक अनाउंस हुआ है, किन किन लोगों को नोबेल प्राइज मिला है उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो 2 अर्थशास्त्री को नोबेल मिला है नीलामी के तरीके की खोज के लिए। एक मिला है अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रॉम को, और दूसरा मिला है रॉबर्ट बी विल्सन को। तो इन दोनों को नीलामी की खोज के लिए जो है अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है, राइट। एफएटीएफ के शिकंजे से निकलना पाकिस्तान के लिए मुश्किल। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पे कई बार हमने डिस्कस किया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। 21 और 22 अक्टूबर को एफएटीएफ की मीटिंग होने वाली है। पाकिस्तान उसमें ग्रे लिस्ट में शामिल है। पाकिस्तान को डर है कि वो ब्लैक लिस्ट में शामिल हो सकता है, और भारत की कोशिश रहेगी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए। पाकिस्तान पे आरोप है कि वो आतंकवादी को फंडिंग देने का काम करती है, और इसी रीजन के कारण उसको ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, और वो ब्लैक लिस्ट में शामिल हो सकता है। तो यहाँ पे एफएटीएफ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने कई बार डिस्कस किया, आज हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। देखो, धान और गेहूं के बीच आलू की खेती फसल अवशेष प्रबंधन की बाधा। तो ये जो है, देखो, पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वर्ष सैटेलाइट से मिली तस्वीर के अनुसार पता चलता है कि पंजाब में फसल के अवशेष
में आग लगाने की घटनाएं बढ़ी है, इसके पीछे धान और गेहूं की फसल के बीच आलू की खेती का प्रचलन है। यानी जो किसान धान उगाते थे, धान का जो फसल होता था, इसका अवशिष्ट होता था, जिसे बिहार में लार कहा जाता है और जिसे वहाँ पे क्या कहा जाता है, पराली कहा जाता है। पंजाब में पराली कहा जाता है, बिहार में उसको लार कहा जाता था। तो धान का लार हो गया, गेहूं का लार हो गया, और इसी तरह से आलू का जो अवशिष्ट हो गया, इस अवशिष्ट को खेत में छोड़ के इसको आग लगा देने का काम पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग करते थे। और इससे क्या होता था कि दिल्ली में जो है गैस चैम्बर के रूप में बदल जाता था। यानी पंजाब में जो मान लो धुआं जलाया गया, वो धुआं कहाँ आएगा, तो दिल्ली आएगा। हरियाणा का धुआं दिल्ली आएगा, तो दिल्ली जो है गैस चैम्बर के रूप में बदल जाता है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है दिल्ली एयर पोल्यूशन का, राइट। बाकी दिल्ली एयर पोल्यूशन पे कई बार हमने डिस्कस किया। देखो, काले चावल के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं एक बार बता दूं आपको कि मणिपुर का काला चावल है, मणिपुर के काला चावल, मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन उसको GI टैग मिला हुआ। और काले चावल अगर आप लोग मान लो आपके आसपास कुछ लोग अगर खेती कर रहे हैं, तो आपको उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है कि वो काले चावल की पैदावार करें, काले चावल को उगाएं। काला चावल में जो है कैंसर जैसी बीमारी को लड़ने की क्षमता होती है, डायबिटीज जैसी बीमारी को आसानी से नष्ट कर देता है काला चावल, राइट। और लगभग मार्केट में जो मिलता है वो 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है, राइट। 300 से लेकर लगभग 1000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से काला चावल मिलता है। डॉक्टर सलाह देता है कि जो कैंसर के पेशेंट हैं वो काला चावल खाएं, अन्य लोग काला चावल खाएं जो डायबिटीज़ वगैरह पेशेंट हैं। इसलिए आप अपने आसपास के लोगों को कह सकते हैं, आसपास के किसानों को कह सकते हैं कि वो नॉर्मल चावल की जगह काला चावल का उत्पादन करना शुरू करें। तो उसी को लेकर के न्यूज़ है। देखो, UPSC का तैयारी करने का मतलब होता है कि जागरूकता को, पहले तो जागरूकता को समझना और उसके बाद जागरूकता को फैलाना। काला चावल क्यों लगातार इम्पोर्टेंट हो रहा है देश में, और क्यों मणिपुर के काला चावल को GI टैग मिला, इसको समझने की ज़रूरत है। और उसको बिहार में भी आप इम्प्लांट कर सकते हैं, UP में इम्प्लांट कर सकते हैं। तो बिहार और UP में भी काला चावल का उत्पादन किया जा सकता है। मैंने कुछ वीडियो देखा है इस पर, कुछ रिसर्च मैंने किया है कि काला चावल का उत्पादन हो सकता है, राइट। चलिए, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था, चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो, सार्थक क्या था, सार्थक UP PCS ने क्वेश्चन पूछा। यह सार्थक क्या है, अपतटीय गश्ती जहाज। तो जैसे हमारा ये तट है समुद्र का, तो यहाँ पे जो गश्ती लगाती है जहाज, इसी जहाज, एक जहाज का नाम है सार्थक, जो अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया है, उसको शामिल किया गया। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।